Hello everyone. So let's start our second part, which is SP. Okay. So our first chapter is meaning and types of secretary. इस चैप्टर में हम लोग पहले ये देखेंगे सेक्रेटरी हम किसको बोलते हैं, उसका क्या क्या वर्क रहता है वो। तो स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। इन गुजराती वी यूज़ मंत्री। आप लोगों को याद होगा या पता होगा किसी को कि हम लोग जब गांव में जाते हैं ना तो वहाँ पे मंत्री बोलते हैं, मंत्री वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। मंत्री यानी उसका हेड होना, सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हैंडल करते हैं, वो सब। आप लोग देखते होंगे कि जो सोसाइटी होती है ना उसका भी सेक्रेटरी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि तारक मेहता में जो सारे सेक्रेटरी का वर्क है ना वो भिड़े करता है, तो उसको सब क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। तो वैसा ही वर्क कंपनी में भी होता है, तो उसका सारा हैंडलिंग करना, कब किसको अपॉइंट करना है, उसकी कितनी मीटिंग हुई, मीटिंग का टाइमिंग कितना रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वर्क कौन सा है, कौन से लॉज आपको कंपनी में अंदर लाने हैं या कौन से आउट करने हैं, कितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उसको कब सैलरी आपको देना है, वो सारे वर्क सेक्रेटरी करता है। फिर दूसरा वर्क उनका वो रहता है कि कंपनी के थ्रू यानी जो कंपनी के जो लेटर्स होते हैं ना वो सेक्रेटरी लिखता है और दूसरी कंपनी में सेंड करता है, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करता है, तो वो भी वर्क सेक्रेटरी का रहता है। तो यहाँ पे आपको वो पढ़ोगे कि आप लोग ये देखोगे कि जो सेक्रेटरी होता है ना उसका जो जो मेन वर्क होता है वो कैसे कैसे वर्क करता है, उसका टाइमिंग कितना रहता है, सेक्रेटरी कब अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर, वो सब आपको इधर पढ़ना है। ओके। तो हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, मंत्री। ये सब लोग ये जो मीनिंग है ना वो सब कुछ आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखाया है। सेक्रेटरी वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम इंग्लिश। आपको पता ही है कि सेक्रेटरी वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है। इन मुगल एम्पायर दे कॉल्ड वजीर। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि वजीर वर्ड भी यूज़ होता है। जो राजा होता है ना उसके पास एक वजीर खड़ा रहता है, जो राजा बोलता है वो सारा नोट डाउन करता है, या फिर उसका जो डिसीजन होता है ना वो सब लोगों को बताता है, वो वर्क कौन करेगा, वजीर। तो यहाँ पर वो रहेगा सेक्रेटरी। हमारा जो हेड होता है कंपनी का, जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, तो उन लोगों के लिए क्या क्या अपॉइंट करना है, कितनी मीटिंग का टाइमिंग रहेगा, मीटिंग में कौन कौन से वर्ड यूज़ किए या फिर कौन सा फ्यूचर प्लान है, वो सब कुछ ये जो सेक्रेटरी है वो नोट डाउन करेगा। तो सेम वर्क हुआ वजीर का ही। फिर है सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम लेटिन वर्ड सेक्रेटरियस। जो लेटिन वर्ड है ना सेक्रेटरियस, उसके ऊपर से इंग्लिश वर्ड आया है सेक्रेटरी करके। ओके। ये 1 मार्क में आ सकता है कि जो लेटिन वर्ड था वो कौन सा था, तो आपको ध्यान में रखना है कि सेक्रेटरियस, और उसका स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। फिर है सेक्रेटरी वर्क्स एज पर्सनल असिस्टेंट। आपको पता है कि जो फिल्म डायरेक्टर होते हैं या फिर जो एक्टर्स होते हैं ना वो अपने पीए रखते हैं, यानी पर्सनल असिस्टेंट रखते हैं। उन लोगों की कहाँ पे शो है, कौन सा टाइमिंग रहेगा, कौन से कॉस्ट्यूम उनको पहने, वो सब कुछ ये पर्सनल असिस्टेंट ना उनके हाथ में होता है, और वो ये इन लोगों को बताते हैं कि ये वर्क आपको यहाँ पे करना है, या फिर इस दिन हम लोगों को यहाँ पे हमारी मीटिंग है, या फिर हमको शो करने जाना है, कुछ भी। आप लोगों को पता होगा कि ये सुशांत की जब डेथ हुई ना उसके 1 वीक अगो उसके जो मैनेजर थी ना उसकी भी हुई थी, तो वो सब कुछ यहाँ से रिलेटेड है कि सेक्रेटरी होता है वो सब कुछ। फिर है डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि सेक्रेटरी हम किसको बोलेंगे। सेक्रेटरी मीन्स constitutionally qualified person appointed the observe the responsibilities of the duties as assigned to the secretary according to the statute and performance of the other administrative and ministerial duties। यानी सेक्रेटरी का क्या, सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया जाता है, पहली चीज़ तो वो है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी उसके पास जो हम कंपनी सेक्रेटरी के लिए जो डिग्री चाहिए ना वो डिग्री उसके पास होनी चाहिए। उसके लिए मिनिमम डिग्री है बैचलर, बैचलर उसने कंप्लीट किया होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है उसके पास
थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसने सेक्रेटरी की पोजीशन होती है ना वो पहले परफॉर्म की होनी चाहिए, फिर ये जो बड़ी वाली कंपनीज है ना उसके अंदर उसको रखते हैं। फिर कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर कोई भी कभी कंपनी के अंदर ऐसा डिसीजन लेना पड़े ना तो उसके अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो तुरंत से डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूछने जाए, डायरेक्टर को पूछने जाए, शेयर होल्डर को पूछने जाए एंड फिर डिसीजन ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो तुरंत डिसीजन ले पाए ना, ऐसा उसके अंदर होना चाहिए। ओके, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। देखो यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, मेन तो उसके 6 टाइप है लेकिन सब टाइप भी है। फर्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्टरियल सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। देखो ये पूरा क्वेश्चन है ना टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, वो कभी नहीं आएगा। इसको 1 मार्क में 2 मार्क में पूछा जाए तो सिर्फ आपको यह चार्ट ड्रॉ करना है। फिर अगर सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का पूछा जाए तो उसके अंदर आएंगे जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो ये आपको 2 एंड 3 मार्क में पूछा जा सकता है। अगर 2 मार्क में आए ना तो आपको सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का चार्ट ड्रॉ करना है, उसके अंदर आपको 2 बताने, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, एंड फिर ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है 2 एंड 3 मार्क में आए तो। और अगर सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन पूछा जाए वो आएगा 4 या 5 मार्क में। और अगर इतना बड़ा मार्क में नहीं आया, अगर 1 एंड 2 में आया तो फिर आपको पर्सनली पूछेंगे कि लेबर यूनियन सेक्रेटरी है वो एक्सप्लेन करो, क्लब सेक्रेटरी है वो एक्सप्लेन करो, कुछ भी। ओके, अगर ज़्यादा मार्क होंगे तो आपको सब कुछ लिखना है, और अगर कम हुए तो फिर आपको जो पर्टिकुलर पूछा जाए उसको ही एक्सप्लेन करना है। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी बोला जाए तो फिर ये दोनों आपको कंपलसरी एक्सप्लेन करने ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन आया तो ही आपको वो लोग आपको पर्टिकुलर बोलेंगे कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि अंदर से कुछ ही एक्सप्लेन करना है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन के अंदर सभी 6 टाइप है, जो है स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, क्लब सेक्रेटरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी एंड कोऑपरेशन सोसाइटी सेक्रेटरी। ओके, तो आपको ये बाय हार्ट लर्न कर लेने, क्योंकि ये जितनी भी एग्जाम आएगी ना उसके अंदर 100% आएगा। आपको जब भी नोट में कहीं पे भी आप लिखो ना तो लिख ही लेना कि 100% ही आएगा आएगा और आएगा ही। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, छोटी एग्जाम होगी या बड़ी एग्जाम होगी, ये क्वेश्चन 100% आएगा। फिर है, अब देखेंगे हम लोग, फर्स्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी हम किसको बोलेंगे? आपको पता है किसी को कि प्राइवेट सेक्रेटरी हम किसको बोलते हैं? जो हमारे पर्सनल हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्रेटरी। पर्सनल यानी कि सिर्फ वो हमारे लिए वर्क करे, सिर्फ हमारा ही जो सब कुछ है ना वो हैंडल करे, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी। उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? पीए। प्राइवेट का पी एंड सेक्रेटरी का ए बना देंगे, पीए बोलेंगे। ओके, वो हो जाएगा आपका पर्सनल सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी को आप पर्सनल सेक्रेटरी भी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा प्राइवेट सेक्रेटरी में कि वो आपके सारे फोन्स एंड कॉल्स होते हैं वो अटेंड करते हैं। आपके जो बिहाफ में वो लेटर लिखना होता है ना किसी को, वो भी आपके थ्रू लिखेंगे कि आपका नेम होगा, लेकिन लेटर कौन लिखेगा? सेक्रेटरी। ऐसा मोस्टली कहाँ पे होता है? जो ये फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, वो वाले लोग ऐसे पीए रखते हैं। फिर जो इंडस्ट्रियल में जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो भी पीए रखते हैं, क्योंकि उनसे ना ये हैंडल नहीं होता है सब कुछ, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? पीए रखेंगे। फिर जो बड़े ऑफिसर्स है, फिर बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स है, वो लोग भी क्या रखेंगे? पीए। ये ना मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। फिर आप लोगों ने देखा होगा सीए लोग होते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कोर्स भी आता है, आपको पता होगा CACS का।
तो वो लोग भी क्या रखेंगे, पीए, क्योंकि सीए के पास तो बहुत ज़्यादा वर्क होता है ना, तो ये पीए रखेंगे, तो उनके जो सारे वर्क्स होते हैं वो पीए करेगा। क्लियर? तो उसके लिए ये प्राइवेट सेक्रेटरी रखा जाता है। चलो फिर देखते हैं हम लोग मिनिस्टरियल सेक्रेटरी। उसमें क्या होगा कि ये चीज़ ना वेस्टर्न कंट्री से निकल कर आई है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो इलेक्ट होते हैं ना इलेक्शन में, तो वो लोग ये सेक्रेटरी रखते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिस्टरियल सेक्रेटरी। जो प्रेसिडेंट रखते हैं ना उसको। ओके। इन इंडिया मिनिस्टरियल सेक्रेटरी इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो डिपार्टमेंट होता है उसका जो हेड होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिस्टरियल सेक्रेटरी। फिर हम देखेंगे कंपनी सेक्रेटरी, जो इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना हो वहाँ पे लिख लेना, 100% ही आएगा। और उसके दो टाइप्स है, वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, जो है जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। देखते कंपनी सेक्रेटरी में क्या है। इन अ कंपनी पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज पर द कंपनी लॉ कंपनी पोजेस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। यानी ये कंपनी क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको रन करने के लिए कोई लिविंग थिंग तो होनी चाहिए, जो है ह्यूमन। तो उसको रन करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन लोगों ने कंपनी का शेयर्स परचेज करके खुद को मालिक बनाया होता है, वो, तो ये लोग क्या करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी, यानी वो सेक्रेटरी रखेंगे, जिससे वो सेक्रेटरी है ना, वो कंपनी को हैंडल कर पाए। और उसके लिए यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपको लिख लेना है जब भी ये वीडियो सुनो तब, कि कंपनी तब सेक्रेटरी रख पाता है जब उसके पास कैपिटल 5 करोड़ और उससे ज़्यादा हो तभी। मस्ट रिमेंबर, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर पाता है, तो उसके पास 5 करोड़ या उससे ज़्यादा कैपिटल होना, तभी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर पाता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपनी एक्ट 2013 आया, उसमें बताया है कि कंपनी के पास 5 करोड़ या उससे ज़्यादा कैपिटल हो तभी वो सेक्रेटरी अपॉइंट कर पाता है। तो ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जब भी ये वीडियो सुनो लिख लेना नोटबुक में, ये 1 मार्क में आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। द कंपनी सेक्रेटरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटीज, जो है जनरल सेक्रेटरी, एंड द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। चलो पहले देखेंगे जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी हम किसको बोलेंगे, कि जो जनरली वर्क करेगा उसको। और अब उसके वर्क देखते हैं कि उसको कौन सा वर्क करना होता है। टू कैरी आउट करस्पॉन्डेंस, यानी कंपनी के बिहाफ पर वो करस्पॉन्डेंस करता है, यानी लेटर लिखता है। लेटर कंपनी के, जो कंपनी एक दूसरे कंपनी के साथ जो बातचीत कर रही होती है ना, वो लेटर लिखेगा। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी तो कॉल्स पे ही बात हो जाती है, लेकिन ये पहले ऐसा होता था कि वो लेटर लिखते थे। अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए दूसरों को लेटर लिखना, या फिर अपनी कंपनी के अंदर हम लोगों ने कुछ फंक्शन रखा हो तो दूसरे कंपनी को हमको इनवाइट करना है, तो उसके लिए लेटर लिखना पड़ेगा। तो वो भी कौन लिखेगा, जनरल सेक्रेटरी। क्लियर? फिर सेकेंड है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एज ऑर्डर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कब शेयर्स होते हैं। शेयर्स आपको पता है शेयर क्या होते हैं। देखो, जब कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत हो ना, तब वो शेयर मार्केट में इश्यू करते हैं। मार्केट में इश्यू करना यानी कि कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, एज एन एग्जांपल कि 10 रुपीज़ का एक शेयर रखता है, तो पब्लिक इश्यू करेगा। और पब्लिक को, जिसको भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स है वो परचेस करेगा। देखो, ये शेयर तभी परचेस होता है जब आपकी जो कंपनी की वैल्यू है ना, गुडविल है ना, वो मार्केट में हाई होनी चाहिए तब। अगर आप हम लोगों ने अकाउंट में सीखा था कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, वो हमारी ये कंपनी का जो गुडविल है
मार्केट में उसकी कितनी कीमत है वो डिसाइड करती है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते होंगे ना तो हमारी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी। आप लोग देख सकते हो कि रिलायंस है, टाटा है, तो उनके शेयर्स की प्राइस कितनी होगी, हाई होगी, क्योंकि वो कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है और कम से कम लॉस करती है। इसलिए तो ऐसी कंपनीज जब आएगी ना मार्केट में शेयर लेकर, और जब वो पब्लिक इश्यू करेगी ना तो तुरंत से उसके शेयर है वो सेल हो जाएंगे। और सेल हो जाएंगे यानी जो पब्लिक होगी वो कंपनी को पैसा देगी और उसके बदले में वो खुद का नाम का शेयर बनाएगी। क्लियर? तो वो कंपनी को जब पैसे देंगे ना तो कंपनी की जो कैपिटल है वो हाई हो जाएगी और कंपनी को जितना बिजनेस करना है, जितना टर्नओवर करना है वो कर सकती है। लेकिन उसके बदले में जो ये शेयर होल्डर्स है ना, जो ये पब्लिक है ना, तो उन लोगों को वो डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड क्लियर होता है ईयरली, उन लोगों ने कुछ परसेंटेज डिसाइड किया होता है, उतना डिविडेंड उनको देना पड़ता है, यानी वो प्रॉफिट देती है, वो सब हम समझ सकते हैं वैसा। तो ये रहा हमारा कंपनी से जनरल सेक्रेटरी का वो जो शेयर्स होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो जब उनको बोलते हैं ना तब उसको इश्यू करना होता है जनरल सेक्रेटरी को। एंड डिबेंचर्स जो मैंने अभी बोला, वो शेयर्स के ऊपर जो डिबेंचर्स देते हैं वो भी कब देना है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी को बोलेगा और तभी जनरल सेक्रेटरी वो इश्यू करेगा। ओके, थर्ड क्या है, टू ऑब्जर्व द फंक्शंस ऑफ शेयर अलॉटमेंट्स, ट्रांसफर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यानी जो शेयर अलॉटमेंट, देखो ये चीज़ समझ लो, ये अकाउंटिंग में भी आने वाला है। आप लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स तो समझ लिए कि शेयर्स इश्यू कैसे होते हैं, अब वो देखना है। देखो 10 रुपीज़ का टाटा कंपनी का शेयर आया, क्लियर, तो वो मुझे परचेस करना है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, आपको परचेस करना है तो उसके लिए पहले आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं ये शेयर परचेस करना चाहती हूँ, और जब ये फॉर्म आएगा ना वो फिलअप करना पड़ेगा और उसके साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने ऐसा रखा होगा कि फॉर्म के साथ आपको 2 रुपीज़ पे करने हैं, तो वो मैं पे करूँगी। फिर वो क्या करेंगे, 3 अलॉटमेंट रखेंगे। 10 रुपीज़ आपको तो पे करना ही है, तभी वो शेयर के मालिक आप बन पाओगे। तो 2 रुपीज़ तो हम लोगों ने शेयर जो हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया तभी पे कर दिए, तो अब बचे 8 रुपीज़। तो उसके लिए उन लोगों ने 3 अलॉटमेंट रखे। अलॉटमेंट में क्या आएगा कि फर्स्ट अलॉटमेंट होगा 3 रुपीज़ का, सेकेंड होगा 3 का, तो कितने हुए 6। लेकिन आप लोगों ने 2 रुपीज़ तो आगे पे कर दिए थे, तो मतलब टोटल हुए 8 और बचे 2। तो थर्ड अलॉटमेंट होगा 2 रुपीज़ का। तो ऐसे करके 3, 3 एंड 2 करके 3 अलॉटमेंट हो गए। तो ये हो गए आपका शेयर अलॉटमेंट। जब आप सारे पैसे ऐसे अलॉटमेंट में पे कर दोगे ना तो तब आप शेयर के ओनर बन जाओगे, क्लियर। लेकिन जब तक आप सारे पैसे पे नहीं करोगे आप ओनर नहीं बन सकते हो। तो ऐसे अलॉटमेंट वो इसलिए रखते हैं कि सभी लोगों की पोजीशन सेम नहीं होती है, सब लोग एक साथ पैसे नहीं पे कर पाते। ये तो मैंने 10 रुपीज़ लिए, लेकिन ऐसे 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ ऐसी बहुत सारी अमाउंट्स होती है, तो वे हम लोग एक साथ पे नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये इन लोगों ने अलॉटमेंट रखा है कि आप लोग 2 महीने के अंदर इतना पे करो या 3 मंथ में इतना पे करो, ऐसे। फिर हम देखते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में क्या होगा कि अब मुझे सेल, जो हमारा शेयर है उसको सेल कर देना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सेल कर दूँगी दूसरे लोगों को। तो ये क्या हो गया, शेयर ट्रांसफ़र हो गया। ओके, फिर है कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स यानी जो हमारा जो इंस्टॉलमेंट है ना, मैंने अभी 3, 3 एंड 2 बताए ना, वो ही बोलेंगे हम लोग कॉल्स ऑन शेयर। एंड लास्ट वन है फॉरफीचर। फॉरफीचर यानी कि आप लोगों को बोला कि आपको 3, 3 एंड 2 का इंस्टॉलमेंट पे करना है, लेकिन आप लोगों ने 2 रुपीज़ तो सब्सक्रिप्शन के साथ दे दिए फॉर्म जब आप लोगों ने फिलअप किया था तब, उसके बाद 3 रुपीज़ दिए, लेकिन फिर वापस 3 रुपीज़ का जब इंस्टॉलमेंट बाहर पड़ा तब आप लोगों ने वो पे नहीं किए। तो उसके रिटर्न में सेक्रेटरी ने क्या किया, आपको लेटर लिखा कि आपको 3 रुपीज़ पे करने हैं, लेकिन फिर भी आप 1 मंथ हो गया फिर भी आप लोगों ने 3 रुपीज़ पे नहीं किए। तो ऐसे 2 टाइम्स सेक्रेटरी ना वो आपको लेटर लिखकर रिमाइंड कराएगी कि आपको रुपीज़ पे करने हैं, वरना आपके शेयर्स वो फॉरफीच हो जाएंगे। फॉरफीच यानी
आप लोग जो ओनर बने थे ना, अभी तक आप लोगों ने जो 5 रुपीज़ पे किए थे ना, 3 and 2 5 रुपीज़ पे किए थे ना, वो तो आपके चले जाएंगे, लेकिन आप शेयर फिर परचेस वापस नहीं कर पाओगे, आपके शेयर फोरफीट हो जाएंगे। यानी आपने जितना पैसा पे किया होगा वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए वो 2 टाइम्स आपको रिमाइंड कराएगी कि आपको शेयर्स के ऊपर पैसे पे करने, अभी आपके अलॉटमेंट है वो अभी पे करने बाकी है। लेकिन 2 टाइम तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके पास आपकी कंडीशन ही नहीं थी कि आप पैसे पे कर पाओ। तो फिर क्या होगा, कंपनी सेक्रेटरी है वो आपके जो शेयर्स होते हैं वो फोरफीट कर लेंगी। आप लोगों ने जो 5 रुपीज़ पे किए थे ना, वो भी आपके हाथ से चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फोरफीट। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि जब ये शेयर फोरफीट हो जाते हैं ना, तो ये 10 रुपीज़ का शेयर था, तो कंपनी ना दोबारा 10 रुपीज़ का शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि ये शेयर्स है वो फोरफीट वाले हैं इसलिए। तो कंपनी को डिस्काउंट में, यानी 9 रुपीज़ या 8 रुपीज़ या 5 रुपीज़, उसको जितना रखना है उतना, लेकिन 10 रुपीज़ से कम रुपीज़ में ही वो वापस शेयर इश्यू कर सकती है। 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं एंड 10 रुपीज़ का भी नहीं शेयर इश्यू कर सकती है। ओके, तो ये था हमारा अकाउंटिंग का, थोड़ा इसमें आएगा और अकाउंट में भी आएगा एंड एसपी मोस्टली सेम आएगा। फिर है टू इश्यू नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग, यानी जनरल मीटिंग जब भी होगी ना, उसके लिए सेक्रेटरी मीटिंग के लिए जो नोटिस आती है ना वो इश्यू करेगी। उसके अंदर किसको बुलाना है, कौन सा टाइमिंग रहेगा, कौन सा प्लेस है यानी कौन सा वेन्यू है, वो भी वो अंदर क्लियरली बताएगी। तो ये वर्क कौन सा रहेगा, किसका रहेगा, जनरल सेक्रेटरी का। फिर है टू प्रिपेयर स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स। स्टेटमेंट आपको पता ही है कि कंपनी ने इस बार कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर में उसके कितना प्रॉफिट किया था एंड कितना लॉस किया, और इस साल हम लोगों ने कितना किया, वो भी मीटिंग में सब कुछ डिस्कस होगा। एंड डॉक्यूमेंट्स है, अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्यूमेंट्स वो दिखाएंगी, या फिर किसी को नया अपॉइंट किया है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ। वो जब भी ये मीटिंग होगी ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शेयर होल्डर्स की, तब ये सब कुछ जो डिसाइड करने की चीज़ें होती है, जो स्टेटमेंट्स दिखाने होते हैं, मीटिंग प्रिपेयर करनी होती है, वो सब कुछ काम जनरल सेक्रेटरी करेगी। एंड द लास्ट वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड, यानी डिविडेंड शेयर होल्डर को आपको पे करना है। तो ऐसे तो बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर शेयर परचेस करने वाले लोग तो ज़्यादा हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनको सभी को, उन लोगों के जो शेयर्स होते हैं ना उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना होता है। अगर मैंने 10 शेयर परचेस किया है तो मुझे 10 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड वो मुझे पे करेगी। फिर किसी ने 100 किया तो उसको ऐसे करेगी। तो ऐसे सब लोगों ने अलग अलग शेयर खरीदे होंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग डिविडेंड होगा। तो ऐसे भी वर्क बहुत सारा रहेगा। तो ये होगा सारा वर्क जनरल सेक्रेटरी के। क्लियर? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी सारे जो वहीवटी वर्क होते हैं, जो ऑफिस वर्क होते हैं ना, वो सारे वर्क ये वाली सेक्रेटरी करेंगी। ऐसा नहीं होता कि कंपनी के अंदर एक ही सेक्रेटरी होते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी के अंदर भी बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हम बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि वर्क कितना सारा होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्रेटरी होगा, तो ऐसा माइंड में मत रखना। जो ये लोग होते हैं ना, जो एक्टर्स, वो सब उन लोगों के एक सेक्रेटरी रहेंगे। लेकिन जो ये मिनिस्टर लोग हैं, जो कंपनीज के अंदर सेक्रेटरी होते हैं, वो तो एक नहीं होंगे, वो बहुत सारे होंगे। ओके, अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉई। आपको कंपनी के अंदर एम्प्लॉई रखने, तो उसका सिलेक्शन है, उसको कब अपॉइंट करना है, उसकी कितनी सैलरी रहेगी, वो सब कुछ वर्क ये वाली सेक्रेटरी करेंगी। फिर है टू प्रिपेयर द अग्रीमेंट। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब भी एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अग्रीमेंट करना पड़ता है। तो उसका प्रिपरेशन वो पहले से ही करेंगे कि कौन सा अग्रीमेंट कैसा रहेगा, कौन पार्ट टाइम में एम्प्लॉय आएगा, कौन फुल टाइम में आएगा, वो सब कुछ।
फिर है टू ऑब्जर्व द अकाउंट। अकाउंट यानी हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है, कितने हमारी इनकम्स हो रही है, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व तो करती है, लेकिन हैंडल भी उसको ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सपेंस होगा, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस होगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना। नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस करोगे और आपकी इनकम कम होगी तो लॉस ही होगा। तो वो ऑब्जर्व करती है कि हमारे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसा वर्क करते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं और कितना उसके सामने सेलिंग हो रहा है, वो सब कुछ। एंड अकाउंट में वो सब कुछ देखेगी कि ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, हम लोग कितना परचेस कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, वो सब कुछ ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑब्जर्व करती है। एंड द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। देखो, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, ओके, तो मुझे तो कंपनी के अंदर जाना नहीं है, क्योंकि मैंने शेयर परचेस करके मैं घर पे ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं घर से ही शेयर परचेस करती हूँ। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डीमैट अकाउंट आ गया है, तो मैं घर पे बैठे ही सब कुछ देखूंगी कि हमारी मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी कैसा वर्क कर रही है, तो वो मुझे कैसा पता चलेगा, गूगल से। और गूगल से कैसा, गूगल को कैसा पता चलेगा, कंपनी ने कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कंपनी की, वो गूगल पे रखी होगी तब। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, जो PNL, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो उसके जो अकाउंट्स है, वो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है ना, वो गूगल पे रखेगी। एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन मैं देखूंगी, और या अगर दूसरा कोई देखेगा जिसको इस कंपनी के अंदर कैपिटल, जो अपनी खुद की जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करनी है, या कुछ उसके अंदर से उसको शेयर सेल करने हैं या परचेज करने, वो कुछ भी करना है, लेकिन पहले उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कौन करेगी हमको, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो ये आपके 2 मार्क का एंड 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, जो है जनरल सेक्रेटरी, उसके टाइप्स है जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। क्लियर। चलो 4th वन देखेंगे हम लोग, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी जो है, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री एंड टू कन्विंस ओवर देयर कंट्रीज आइडियोलॉजी। इसमें क्या होगा पता है, हमारे जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया को प्रेजेंट कौन करेगा, US में बैठा हुआ आदमी जो है हमारा, वो इंडिया से वहाँ पे गया है USA में, और वहाँ पे जो भी सारी मीटिंग्स होगी उसके अंदर वो बैठे बैठे खुद को इंडिया के बारे में प्रेजेंट करेगा कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, या फिर इंडिया में आप लोग इतना इन्वेस्ट करो तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। वो सब कुछ जो भी सेक्रेटरी करेगा ना, उसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। यानी इट मीन्स कि वो हमारी खुद की कंट्री को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। ओके। 5th वन है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। To manage department, a gazettes officer is appointed who is known departmental secretary। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि डिपार्टमेंट, कंपनीज के अंदर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, वैसे सब कुछ। तो उनके लिए एक डिपार्टमेंट के अंदर एक सेक्रेटरी, यानी वो सेक्रेटरी खुद का ही डिपार्टमेंट संभाले, ऐसा सेक्रेटरी जो रखेंगे उसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। द सेक्रेटरी हैज़ टू वर्क इफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली, यानी उसको ऑनेस्टली वर्क करना है, कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा सेलिंग हो गया तो उसमें से कुछ पैसे ले लो और अपने पॉकेट में रख लो, ऐसा नहीं, उसको ऑनेस्टली परफॉर्म करना है। एंड लास्ट में लिखा है दिस सेक्रेटरीज आर लाइक सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट है वो, ये सेक्रेटरी है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट है और वो लो चल रहा है, या फिर उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो डिससेटिस्फाइड है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है वो खुद को ऐसा हेड समझ के, खुद का ही डिपार्टमेंट समझ के उसको सारा वर्क करना है। ओके। तो यहाँ तक थे 5 सेक्रेटरीज। वापिस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी जिसको हम बोलेंगे PA,
जिसको हम क्या बोलेंगे, पीए। और ये लोग कौन रखेंगे, ऐसे वाली सेक्रेटरी कौन रखेगा, जो है एक्टर्स लोग, या फिर जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो लोग अपने जो वर्क है ना, वर्कलोड उसको हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी रखते हैं। सेकेंड वन है मिनिस्टरियल सेक्रेटरी। ये जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उसके सेक्रेटरी को हम क्या बोलेंगे, मिनिस्टरियल सेक्रेटरी। थर्ड है हमारा कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी कब कंपनी रख पाएंगी, जब उसकी कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो तब। ओके, तो ये आपको 1 मार्क में आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर कंपनी सेक्रेटरी के 2 टाइप्स, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी के वर्क कौन से रहेंगे कि उसको कंपनी के बिहाफ में करस्पॉन्डेंस करना है, फिर शेयर्स है वो इश्यू करने हैं, डिबेंचर्स है वो इश्यू करने हैं, डिबेंचर शेयर्स के ऊपर आपको पे करने, तो ये सारे वर्क जनरल सेक्रेटरी के रहेंगे। फिर दूसरा है कि जो ऑब्जर्व करना है उसको, शेयर अलॉटमेंट है वो कितने लोग पे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो सब कुछ। फिर ट्रांसफ़र कितना हो रहा है वो, कॉल्स ऑन शेयर्स, फॉरफीचर, वो सब कुछ ऑब्जर्व करेगी। फिर मीटिंग अगर होगी जनरल मीटिंग, तो उसके लिए वो नोटिस इश्यू करेगी। फिर है मीटिंग के लिए वो स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करेंगी। एंड डिविडेंड जब भी आपको पे करने का हो, 6 मंथ्स, क्वार्टरली या 12 मंथ का, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओके, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, टू सिलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉई। जो हमारे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको सिलेक्शन करना उसका, एंड उसको अपॉइंट करना। फिर है प्रिपेयर द अग्रीमेंट, उसके लिए जो भी अग्रीमेंट होगा उसका वो प्रिपरेशन करेगी। ऑब्जर्व द अकाउंट, प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी के अंदर, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितनी इनकम हुई, वो सब कुछ ऑब्जर्व करेगी। एंड जो कंपनीज की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को प्रोवाइड करेंगी, ताकि अगर किसी को डिसीजन लेना है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से ले पाए, तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगी। फिर है सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। हमारे कंट्री का हम लोगों को पता है, लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि यूएसए का क्या हो रहा है, कि उसके अंदर कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन सा प्लान वहाँ पे चल रहा है, हमको नहीं पता होगा। लेकिन वहाँ का एक आदमी ऐसा होगा जो इंडिया में आएगा और इंडिया को बताएगा कि हमारे यूएसए के अंदर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तब हमको पता चलेगा कि यूएसए में क्या चल रहा है। तो ऐसे हर एक कंट्री में ऐसा होता है कि एक ऐसा सेक्रेटरी वो अपॉइंट करते हैं जो दूसरे कंट्री में जाके खुद की कंट्री को प्रेजेंट करे, तो उसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। फिर है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, जो है हर डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी हम लोगों ने चूज़ किया होता है, तो वो उसको सिर्फ खुद के डिपार्टमेंट का ही ख्याल रखना होता है। उसके अंदर एम्प्लॉई वर्क कैसे करते हैं, वो लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो सब कुछ वर्क कौन करेगा, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। ओके।